देखने को मिलेंगे। टॉक्सिकोलॉजी को अपने किस तरीके से पढ़ेंगे? टॉक्सिकोलॉजी मतलब पॉइजन के बारे में अपने को पढ़ना है कि कोई ऐसी चीज जिसने बॉडी को वो करा, खराब करा। तो पॉइजन का अपने क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? पॉइजन मतलब जो टॉक्सिकोलॉजी में अपने को पढ़ना है कि कौन कौन से तरीके ऐसे हैं जिनसे अपनी बॉडी में पॉइजन हो सकता है, तो कैसे किस किस टाइप की वो रिएक्शन दे सकते हैं अपनी बॉडी में। फर्स्ट इज कोरोसिव, सेकंड इज इरिटेंट, थर्ड इज न्यूरोटिक एंड फोर्थ कार्डियक एंड फिफ्थ इज एस्फिक्सिएंट। तो इन्हीं 5 कैटेगरी के अंदर अपने को डिफरेंट टाइप के पॉइजन पढ़ने हैं, डिफरेंट टाइप की टॉक्सिक रिएक्शंस पढ़नी है कि कौन से पर्टिकुलर पॉइजन की वजह से बॉडी में कैसी स्टेनिंग हो रही है, क्या पर्टिकुलर रिएक्शंस हो रही हैं, कौन से अपने को साइन देखने को मिल रहे हैं उस पॉइजनिंग की वजह से। ठीक है, तो ये 5 क्राइटेरिया में सिर्फ अपने को पढ़ना है, इसी से टॉक्सिकोलॉजी के तुम्हें ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। फर्स्ट अगर अपने कोरोसिव में देखें, कोरोसिव का मतलब क्या है कि ऐसे पॉइजन जो अपनी बॉडी को कोरोड कर देंगे, मतलब एकदम वो बर्न जैसा कर देंगे, अंदर से जला देंगे, जहां पे भी गिरेंगे वहां पे क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, दैट इज कोरोसिव। तो इसमें मिनरल एसिड यानी कि इनऑर्गेनिक एसिड भी आते हैं एंड ऑर्गेनिक एसिड भी आते हैं। तो मिनरल एसिड में अपने को कौन कौन से स्पेसिफिक पढ़ने हैं जिनके तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? वन इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, HCl एंड नाइट्रिक एसिड HNO3 के। सेकेंड ऑर्गेनिक एसिड्स में कौन कौन से पढ़ने हैं अपने को? ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। सिर्फ इन्हीं के तुम्हें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि इनकी क्या क्या रिएक्शन या कैसी स्टेनिंग होती है इनकी। नेक्स्ट अगर इरिटेंट में, ये अभी अपने क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि अपने मतलब जो अपने 5 क्राइटेरिया पढ़े उसमें आगे अपने कौन कौन से टाइप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर इन सारे टाइप्स के अपने पर्टिकुलर पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जाएंगे। तो इरिटेंट्स में कौन कौन से पढ़ेंगे अपने? नॉन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। नॉन ऑर्गेनिक मतलब जिसमें मेटल एंड नॉन मेटल आएगा। मेटल में ये आर्सेनिक हो गया, प्लम्बम हो गया, मरकरी हो गया। नॉन मेटल में फॉस्फोरस, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड का अपने पॉइजनिंग पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक वाले में फिर अपने एनिमल, प्लांट एंड मैकेनिकल इरिटेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट न्यूरोटिक। न्यूरोटिक में कि जो पेरिफेरल सिस्टम को खराब कर रहे हैं, स्पाइनल को या सेरिब्रल को, वो वाले न्यूरोटिक। मतलब कौन से पॉइजन का कौन सी स्पेसिफिक नर्व्स पे अफेक्ट आ रहा है। कार्डियक, कार्डियक में 3 ही आते हैं, इसको तुम एओडी से याद रखते हैं अपने, एकोनाइट, डिजिटलिस एंड ओलिएंडर। और तीनों की बिल्कुल कार्डियक वाले की तो एक एक ही फाइंडिंग है जो याद रखने वाली है। एस्फिक्सिएंट में कौन कौन से हैं? CO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड अपने को पढ़ने हैं। ठीक है, CO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एस्फिक्सिएंट में अपने को पढ़ने हैं। नेक्स्ट, ये तो अपने ये सारे मतलब जो पॉइजन पॉइजन है इनको अपने क्लासिफाई करेंगे कि क्या क्या है इसमें पढ़ने लायक। एक जनरल जो टॉक्सिकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं ना कि लाइक गैस्ट्रिक, अगर किसी पर्सन में पॉइजनिंग चली गई है, उसको किसी पर्सन ने पी लिया है, तो अगर अपने उसका स्टमक वॉश करके उस पर्सन को बचा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपने? गैस्ट्रिक लेवल। गैस्ट्रिक मतलब 2-3 जनरल क्वेश्चन भी है जो अपनी टॉक्सिकोलॉजी से आते हैं जिसको हमने यहाँ पे कवर करेंगे। तो फर्स्ट इज गैस्ट्रिक लेवल। गैस्ट्रिक लेवल का मतलब क्या होता है? स्टमक वॉश। स्टमक वॉश कितनी देर में करना होता है? अगर पॉइजन का इंजेक्शन हुआ है उसके 4 to 6 आवर में तुम्हारे पास में पेशेंट आया, तब सिर्फ गैस्ट्रिक लेवल जो है वो बेनिफिशियल है, क्योंकि इसके बाद कोई भी पॉइजन होएगा वो अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड पर्टिकुलर सिस्टम के वो अफेक्ट दिखाएगा। तो विद इन इसकी रेंज क्या रहती है? 4 to 6 आवर्स में करा सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है सारी की सारी कोरोसिव पॉइजनिंग में, क्योंकि कोरोसिव में क्या होता है, ऑलरेडी वो जहां जहां पे वो पॉइजन टच हुआ वहां वहां पे वो बर्न कर चुका है। अब गैस्ट्रिक लेवल है, इसमें स्टमक वॉश कर रहे हैं तो इसमें प्रेशर लगा रहे हैं, तो प्रेशर की वजह से वहां पे परफोरेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी कोरोसिव पॉइजनिंग में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है एक्सेप्ट कार्बोलिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो ये टॉक्सिकोलॉजी का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ये ध्यान रखा है तुमने, गैस्ट्रिक लेवल contraindicated in all corrosive type of poisoning except in cases of carbolic acid। इसका मतलब कार्बोलिक एसिड की पॉइजनिंग में अपने गैस्ट्रिक लेवल स्टमक वॉश दे सकते हैं। अगर अभी तुमने उसका यूपीएससी, एक और क्वेश्चन है इसमें ऐड कर लेना, यूपीएससी अगर 2023 वाला तुमने पेपर देखा है तो उसमें तुमने देखा होगा कि ये पूछा गया था गैस्ट्रिक लेवेज की, जो गैस्ट्रिक लेवेज में स्टमक वॉश के लिए ट्यूब यूज करते हैं उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों ने क्योंकि अपने की इसोफेगस और स्टमक की लेंथ देख लेते हैं कि इतनी होएगी, 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर हो सकता है, नहीं, लेकिन स्टमक वॉश के लिए जो ट्यूब यूज होती है गैस्ट्रिक लेवेज के लिए उसकी लेंथ कितनी होती है? 150 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी यूपीएससी 2023 में आया था। तो ये चांसेस है कि एआईपीजे 2024 में भी आ सकता है। हाँ, ये मतलब जिन्होंने भी इस बार पेपर देना है
वो सब यूपीएससी 2023 वाले पेपर को एकदम अच्छे से सॉल्व करके जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर ऐसा मतलब वो सिनेरियो देखने को मिलता है कि जिस ईयर में यूपीएससी का पेपर हुआ है उस ईयर के एआईपीजेट और यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं वो एक दूसरे में आते हैं। मतलब अगर एआईपीजेट पहले हुआ है तो उसके यूपीएससी में 4-5 क्वेश्चन आएंगे, अगर यूपीएससी वाला पहले हुआ है पिछले साल हुआ है तो उसके एआईपीजेट में 3-4 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यूपीएससी 2023 का पेपर एकदम अच्छे से सॉल्व करके जाना 4-5 बार, कि उसके कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें एक क्वेश्चन भी था कि गैस्ट्रिक लैवेज में जो स्टमक वॉश के लिए ट्यूब यूज करते हैं उसकी एडल्ट में कितनी लेंथ की यूज करी जाती है, तो दैट इज 150 सेंटीमीटर की ट्यूब वहां पे यूज करी जाती है। नेक्स्ट इज एंटीडोट। अगर अपने किसी पॉइजन को एंटीडोट करना है तो वो अपने किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसके लिए यूनिवर्सल एंटीडोट चलता है। यूनिवर्सल एंटीडोट का मतलब क्या, मतलब एक तो अपने को कि पता हो कि इस चीज की पॉइजनिंग हुई है तो अपने उसका एंटीडोट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने को पता ही नहीं कि पर्सन ने किस तरीके का, मतलब जैसे गांव में लोग ये होते हैं जो सल्फाइड वगैरह पी लेते हैं, तो अपने को अगर पता ही नहीं है एग्जैक्टली उस पर्सन ने किस चीज को पिया है या फिर कभी कोई स्नेक बाइट वगैरह हुई है तो अपने को उस पर्सन को नहीं पता है कि कौन से पर्टिकुलर स्नेक ने उसको काटा है, तब उस टाइम पे कौन से एंटीडोट का यूज करा जाता है, यूनिवर्सल एंटीडोट। यूनिवर्सल एंटीडोट अपने कहाँ पे यूज करेंगे, वेन यू डोंट नो विच पॉइजन वॉज गिवन, कि कौन सा पॉइजन दिया गया, या फिर दो या दो से ज्यादा पॉइजन अगर पर्सन में इंजेक्शन हुआ है उसका, दो या दो से ज्यादा पॉइजन इंजेक्शन का सस्पेक्शन है, तब अपने यूनिवर्सल एंटीडोट का यूज करेंगे। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारे लिए, यूनिवर्सल एंटीडोट का फॉर्मूला, कि इसमें क्या क्या चीजें मिक्स होती हैं। तो यूनिवर्सल एंटीडोट का क्या कंपोजिशन रहता है, इसमें एक्टिवेटेड चारकोल, एमजीओ रहता है, टैनिक एसिड रहता है, एंड इनका रेशो क्या है ये इंपॉर्टेंट है, 2:1:1 में ये तीनों चीजें रहती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब सारे के पॉइजन के अपने पर्टिकुलर डिटेल्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज कोरोसिव। कोरोसिव है तो इसका मतलब अपने को सिम्टम्स कैसे देखने को मिलेंगे, बर्निंग जैसे, एंड उसके साथ साथ में मतलब जीआईटी रिलेटेड अपने को सिम्टम्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। पर्जिंग देखने को मिलेगी, वॉमिटिंग, नोजिया प्लस गर्गलिंग साउंड देखने को मिलेगा अपने को जब भी पेशेंट जो है वो स्टूल पास करेगा। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए फाइंडिंग, कि उसमें कौन सी पोस्टमार्टम स्टैनिंग जो है देखने को मिलेगी अगर कोरोसिव पॉइजनिंग की वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है, तो जो स्टेनिंग मिलेगी पर्सन में वो कौन सी होगी ऑटोप्सी में अगर अपने देखेंगे। तो अगर HNO3 नाइट्रिक एसिड की पॉइजनिंग है तो येलोइश स्टेनिंग देखने को मिलेगी। इसको तुम अपनी मटेरिया से भी रिलेट कर सकते हो, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है अगर उसका तुम वो देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो उसमें भी पर्सन जो होता है वो कैसा येलोइश थोड़ा बोला गया, अगर इसका उससे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना तो उसी तरीके से अगर HNO3 की पॉइजनिंग होती है तो उसकी येलोइश वहां पे तुमको स्टेनिंग देखने को मिलेगी। HCl की ट्रांसपेरेंट या फिर चॉकी व्हाइट स्टेनिंग हो सकती है, एंड H2SO4 की डार्क ब्राउन होगी, और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है इनकी स्टेनिंग कैसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज विट्रियोलेज। अब विट्रियोलेज अपने क्योंकि अपने H2SO4 यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे ज्यादा जो विट्रियोलेज में यूज होता है वो किसका यूज होता है, H2SO4 का यूज होता है। विट्रियोलेज का मतलब क्या है, जो ये नहीं होता है थ्रोइंग ऑफ एनी कोरोसिव एसिड, मतलब जो चलते फिरते कई बार बहुत सारे केसेस तुमने ऐसे देखे होंगे ना कि जिसमें फेंक दिया जाता है, किसी पे भी एसिड फेंक दिया, तो दैट इज विट्रियोलेज, कि किसी दूसरे पर्सन पे एसिड को, कोरोसिव एसिड को फेंक देना। तो विट्रोलेज में ज्यादातर जो यूज होता है वो कौन सा एसिड यूज होता है ये इंपॉर्टेंट है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का ज्यादातर इसमें यूज करते हैं। और विट्रोलेज का अपने को पता कैसे लगेगा, क्योंकि पर्सन में अपने को क्या देखने को मिलेंगे, ट्रिकल मार्क्स, क्योंकि जिस साइड से फेंका गया होगा ना, तो उस जिस साइड से फेंका गया होगा उस साइड ऑफ फेस में अपने को ज्यादा देखने को मिलेंगे। फिर अपने को किधर से फेंका गया मतलब उस तरीके के निशान भी देखने को मिलेंगे ना, तो दैट आर नॉन एज ट्रिकल मार्क्स। तो अपने को पर्सन के फेस पे ट्रिकल मार्क्स देखने को मिलेंगे, जिससे अपने क्या बता सकते हैं कि उस एसिड को किस डायरेक्शन से और कितनी अमाउंट में फेंका गया। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में फेंका गया होता है तब अपने को ये ट्रिकल मार्क्स नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि तब बहुत ज्यादा की चीजें मतलब एकदम ही मर्ज हो जाता है वो केस। लेकिन अगर कम अमाउंट में थोड़ी है तो अपने इजीली उसकी डायरेक्शन बता सकते हैं कि किधर से फेंका गया है एसिड। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में फर्स्ट इज ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड से जो दो क्वेश्चन आते हैं मेन, वन इज एक तो इसकी कि कैसी ये स्टमक में वो स्टमक में कैसा डिपोजिशन हो जाता है, एंड सेकंड इसका फॉर्जरी से रिलेटेड आता है। तो फर्स्ट अगर अपने देखें ऑक्सैलिक एसिड के दो तरीके से तुमको अफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। वन इज लोकल इफेक्ट, मतलब जहां पे ऑक्सैलिक एसिड टच होएगा वहां के एरिया को क्या कर देगा, कोरोड कर देगा, क्योंकि ये भी कोरोसिव एसिड है।
तो ये पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल को कोरोड कर सकता है एक्सेप्ट माउथ एंड लिप्स। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ऑक्सैलिक एसिड कभी भी माउथ एंड लिप्स वाले एरिया को कोरोड नहीं करेगा। सेकंड, अगर अपने इसके सिस्टमिक इफेक्ट देखेंगे, सिस्टमिक इफेक्ट में अपने को क्या देखने को मिलेगा, वन इज हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलेगा, एंड उसके बाद में पेशेंट में हाइपोकैल्सीमिया के सिम्टम यानी कि टेटनी के भी सिम्टम आ सकते हैं। लेकिन फर्स्ट जो कंडीशन डेवलप होगी वो हाइपर कैल्सीमिया की। ऑल्दो ये वाला क्वेश्चन अभी तक कभी आया नहीं है, जो इसका ये डार्क ब्राउन ऑफ फ्रॉजी वाला ही क्वेश्चन आया। फैटल पीरियड कितना है ऑक्सैलिक एसिड के लिए, ज्यादातर जितने भी ये कोरोसिव एसिड है उनका फैटल पीरियड कितना है, 24 आवर्स ही है। ऑक्सैलिक एसिड का इंपॉर्टेंट है फैटल पीरियड ना। मैंने बहुत मतलब जितने भी अपने पॉइजन पढ़ेंगे, कई 3-4 ही ऐसे पॉइजन है जिनका मैंने फैटल पीरियड लिखा है। तो जिनका लिखा है मतलब जिनका मेंशन करा गया उनका याद रखना जरूरी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑक्सैलिक एसिड का फैटल पीरियड कितना होता है, अप्रॉक्स 24 आवर्स। स्टमक में अगर देखेंगे अपने ऑक्सैलिक एसिड के पेशेंट में, तो क्या होता है वहां पे डार्क ब्राउन कलर की जिलेटिन पिगमेंट जो है वो डार्क ब्राउन लेयर बन जाती है। अब ये डार्क ब्राउन लेयर बन क्यों रही है, क्योंकि हिमैटिन का डिपोजिशन होने लग जाता है स्टमक में। तो हिमैटिन के डिपोजिशन की वजह से क्या हो रहा है, वहां पे डार्क ब्राउन जेली जैसी लेयर जो है वो स्टमक में जमा हो जाती है। ये इसका करेक्टरिस्टिक है। सेकेंड, यूज्ड टू इरेज राइटिंग इन केसेस ऑफ फ्रॉडरी। जो ये लोग चोरी चकारी वाला काम करते हैं, या फिर किसी की मतलब वो था डॉक्यूमेंट था उसमें किसी और के साइन कर दिए, मतलब जो ये धोखाधड़ी वाला काम होता है ना, जिसमें अपने राइटिंग रब करके किसी और की वहां पे साइन बना सकते हैं, उन केसेस में भी ऑक्सैलिक एसिड का यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या कर देता है, इरेज कर देता है राइटिंग को, जिससे ये फ्रॉडरी के केसेस मतलब धोखाधड़ी वाले केसेस जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो ऑक्सैलिक एसिड कैन इरेज राइटिंग, ये ध्यान रखना है। फ्रॉडरी के केस में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रॉडरी के केसेस में या फिर ये चोरी चकारी वाले केसेस में या धोखाधड़ी के केसेस में कौन से एसिड का यूज होता है, तो ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट है कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड से भी दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पे अंडरलाइन करे हैं मैंने, स्वीटिश ब्रेथ यानी कि कार्बोलिक एसिड ब्रेथ का एंड कार्बोल यूरिया का, और एक ये इसका कॉमनली अवेलेबल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमर्शियली अवेलेबल कौन सा है। तो कार्बोलिक एसिड की जो पॉइजनिंग है, क्या क्या बोल सकते हैं उसको, कार्बोलिज्म या फिर फिनॉल की वजह से हो सकती है या क्रेसॉल की वजह से हो सकती है। यूजुअली जो कार्बोलिक एसिड होता है वो कलरलेस होता है, लेकिन जब ओपन एयर के कांटेक्ट में आएगा तब ऑक्सीडाइज होके पिंकिश कलर में जो है वो कार्बोलिक एसिड चेंज हो जाता है। कमर्शियली कौन सी फॉर्म अवेलेबल है कार्बोलिक एसिड की, डिटॉल एंड लाइजोल, ये इंपॉर्टेंट है। ज्यादा डिटॉल ज्यादा कमर्शियली अवेलेबल है रेदर देन लाइजोल, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी ऐसा डायरेक्टली पूछा जाता है कि कमर्शियली अवेलेबल कौन सी फॉर्म है इसकी। नेक्स्ट, इसमें जो कार्बोलिक एसिड के केस में डेथ होती है वो किसकी वजह से होती है, डेथ इज ड्यू टू रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। नेक्स्ट, अगर कार्बोलिक एसिड की पॉइजनिंग हुई तो पेशेंट में अपने को कैसी ब्रेथ देखने को मिलेगी, स्वेटिश ब्रेथ होगी उसकी, एंड उसको अपने कार्बोलिक एसिड ब्रेथ भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर ऑप्शन में तुमको स्वेटिश ब्रेथ ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, कार्बोल यूरिया देखने को मिलता है। कार्बोल यूरिया का मतलब क्या है, ऑलिव ग्रीन यूरिन। तो ये मत समझना मतलब ज्यादातर तुम्हें क्वेश्चन में ऐसा नहीं कार्बोल यूरिया नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि उससे तो इजीली समझ जाएगा पर्सन की कार्बोलिक एसिड की पॉइजनिंग है। वहां पे आता है ऑलिव ग्रीन यूरिन है, या फिर पेशेंट का डार्क स्मोकी ग्रीन मतलब ग्रीनिश यूरिन तुम्हें दिया होगा, तब तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये कार्बोलिक एसिड की पॉइजनिंग है या फिर कार्बोल यूरिया का केस है, ठीक है। तो ऑलिव ग्रीन कलर का या फिर डार्क स्मोकी ग्रीन कलर का यूरिन रहेगा इसमें, स्वेटिश ब्रेथ रहेगी, डेथ डेथ जो है वो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की वजह से होगी, एंड डिटॉल जो इसकी फॉर्म है वो कमर्शियली अवेलेबल है। नेक्स्ट, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इससे कार्बोलिक एसिड से, दैट इज अबाउट लेदरी स्टमक। इससे पहले एक जो इसमें स्मोकी ग्रीन कलर यूरिन का आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, ये दोनों तुम्हें इसके कंटेंट भी याद रखने की कौन से वो है जिसकी वजह से स्मोकी ग्रीन यूरिन है। तो क्या होता है, हाइड्रोक्विनिन एंड पायरोकेटेकॉल जो है मतलब आफ्टर ये इसके ब्रेकडाउन के ब्लड के ब्रेकडाउन के बाद में क्या होता है, हाइड्रोक्विनिन एंड पायरोकेटेकॉल जो है वो यूरिन में रिलीज होते हैं। जब इन हाइड्रोक्विनिन एंड पायरोकेटेकॉल का यूरिन में एक्सपोजर होता है, यूरिन मतलब ऑक्सीडेशन होता है इन दोनों का, तब जाके यूरिन जो है वो स्मोकी ग्रीन यूरिन में हो जाता है, टर्न हो जाता है, ठीक है। तो किस वजह से कार्बोलिक एसिड की पॉइजनिंग में वो हो रहा है, स्मोकी ग्रीन यूरिन आ रहा है, ड्यू टू हाइड्रोक्विनिन एंड पायरोकेटेकॉल के ऑक्सीडेशन की वजह से ऐसा हो रहा है।
ऑटोप्सी फाइंडिंग में अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा? ग्रेइश व्हाइट कोरोडिंग देखने को मिलेगी लिप्स एंड माउथ की, प्लस देखने को मिलेगा लेदरी स्टमक। लेदरी स्टमक का भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग से कि लेदरी स्टमक किसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, NaCl यूज टू प्रिजर्व विसरा विच आर पॉइजन्ड विद कार्बोलिक एसिड। कि अगर किसी पर्सन में अपने को मतलब कोई पर्सन है जिसकी डेथ हो गई है ड्यू टू कार्बोलिक एसिड की पॉइजनिंग की वजह से, तो उसके अपने विसरा को कौन से उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट में प्रिजर्व करके रख सकते हैं, तो उसको NaCl में प्रिजर्व करके रखा जाता है। ज्यादातर जो बॉडी का प्रिजर्वेशन है वो तो फॉर्मेलिन में करते हैं, लेकिन अगर कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग का केस है तब उसको NaCl में प्रिजर्व करेंगे। नेक्स्ट इज हाइड्रोसाइनिक एसिड। हाइड्रोसाइनिक एसिड से भी 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन इज इसकी पोस्टमार्टम स्टनिंग से रिलेटेड, सेकंड इसकी स्मेल से रिलेटेड। ठीक है, तो हाइड्रोसाइनिक एसिड या फिर इसको क्या बोलते हैं, प्रूस्टिक एसिड, और ये प्लांट पॉइजन है। प्रूस्टिक एसिड के नाम से भी इसका क्वेश्चन आता है कई बार, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड। जो हाइड्रोसाइनिक एसिड की पॉइजनिंग की वजह से पर्सन की ब्रेथ होगी, पर्सन में स्मेल कैसी आएगी, बिटर आलमंड लाइक स्मेल आएगी। पूरे की पूरी बॉडी में, चाहे उसकी ब्रेथ हो चाहे उसकी स्वेट हो, हर जगह पे तुम्हें कैसी स्मेल देखने को मिलेगी, बिटर आलमंड लाइक स्मेल देखने को मिलेगी। डेथ अकर विद इन 10 to 15 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने इसका मेंशन करा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन आता है कि शॉर्टेस्ट फैटल पीरियड कौन से इसका कोरोसिव एसिड का होता है, तो सबसे शॉर्टेस्ट फैटल पीरियड किसका है, HCN यानी कि हाइड्रोसाइनिक एसिड का। कितना है, विद इन इसके इंजेक्शन के 10 to 15 मिनट्स में ही पर्सन की डेथ हो जाती है। ऑटोप्सी में अपने को क्या देखने को मिलेगा, पोस्टमार्टम जो स्टेनिंग देखने को मिलेगी, पोस्टमार्टम स्टेनिंग कैसी होगी, पिंकिश या फिर चेरी रेड कलर की होगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन में आता है। और बिटर आलमंड स्मेल और इसके फैटल पीरियड का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इन केस ऑफ जुडिशियल किलिंग सम कंट्री दे यूज HCN पॉइजनिंग। जैसे अपने इंडिया में तो हैंगिंग का है ना, कि अगर किसी को पर्सन को जुडिशियली अगर वो ये फांसी की सजा दी जाती है तो उसको हमेशा हैंग करके उसकी मारा जाता है। लेकिन कई कई कंट्री में जुडिशियल हैंगिंग के लिए HCN पॉइजनिंग का भी यूज करा जाता है। और इसमें ज्यादातर जो स्टेनिंग देखने को मिलेंगी वो चेरी रेड या फिर पिंकिश होंगी। चाहे वो पोस्टमार्टम स्टेनिंग हो चाहे उसके डिस्चार्जेस हो, वो सारे कैसे टर्न हो जाते हैं, पिंकिश टर्न हो जाते हैं। नेक्स्ट, जैसे अभी अपनों ने हाइड्रोसाइनिक एसिड पढ़ा ना, इसी तरीके से एक पोटेशियम साइनिक एसिड भी होता है, KCN। इसके भी एक दो इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं KCN के भी। क्या क्या क्वेश्चन है इसके, वन इज मोस्ट पॉइजनस सॉल्ट ऑफ साइनाइड। जैसे HCN पढ़ा, KCN पढ़ा, ऐसे कई सारे साइनाइड के सॉल्ट होते हैं जिनसे पॉइजन डेवलप होता है, जो मतलब अपनी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन सी फॉर्म जो है वो साइनाइड की जो अपनी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, दैट इज पोटेशियम साइनाइड, KCN। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन अवेलेबल सॉल्ट ऑफ साइनाइड कौन सा है, वो भी KCN है। नेक्स्ट इज डेथ किस वजह से होती है, ड्यू टू अगर KCN की पॉइजनिंग हो रही है तो डेथ किसकी वजह से होगी, ड्यू टू कंप्लीट रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से अपने को पर्सन की डेथ देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तीनों इसके डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखने हैं। वन इज मोस्ट पॉइजनस सॉल्ट है KCN, मोस्ट कॉमन अवेलेबल सॉल्ट है, एंड इसमें जो डेथ होगी वो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से होगी। नेक्स्ट, ये भी इसकी पॉइजनिंग से रिलेटेड कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है। वन इज की मोस्ट कॉमन यूज्ड सुसाइडल पॉइजन। सुसाइडल पॉइजनिंग के लिए ज्यादा, जैसे अभी अपने बात कर रहे थे ना कि जो ये फॉस्फाइड वगैरह पी लेते हैं घर पे ही, क्योंकि ज्यादातर मतलब ये अगर खेती वेती का कोई भी काम करते हैं तो उनके पास में ये तो अवेलेबल रहता ही रहता है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, तो उसी को ही ड्रिंक कर लेते हैं। तो मोस्ट कॉमन यूज्ड सुसाइडल पॉइजन कौन सा है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड। इसके बारे में भी अपने पढ़ेंगे, 2-3 इसकी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट आता ही आता है। नेक्स्ट, आइडियल सुसाइडल पॉइजनिंग कौन सा है, साइनाइड। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन होमिसाइडल पॉइजनिंग कौन सी की जाती है, मोस्ट कॉमन होमिसाइडल पॉइजनिंग किसकी देखने को मिलती है, आर्सेनिक की। मोस्ट कॉमन मोड ऑफ सुसाइड क्या रहता है, हैंगिंग। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है इसके, मतलब मोस्ट कॉमन से रिलेटेड। एक तो है कि सुसाइडल पॉइजनिंग में किसका यूज करते हैं। नेक्स्ट, आइडियल सुसाइडल पॉइजनिंग जो है वो किसकी वजह से हो सकती है, साइनाइड का भी कई लोग यूज करते हैं, क्योंकि साइनाइड का अपने को पता है फैटल पीरियड जो है वो बहुत कम है, विद इन 10 to 15 मिनट ही पर्सन की डेथ हो जाती है, तो इसीलिए इसको आइडियल सुसाइडल सुसाइड पॉइजनिंग पॉइजन भी बोला गया। और होमिसाइड के लिए आर्सेनिक का यूज करते हैं। नेक्स्ट, वन टर्म अगर तुम्हें देखने को मिलेगी, एक टर्म देखने को मिलती है कोमा कॉकटेल।
तो कॉमा कॉकटेल का डायरेक्ट कंटेंट पूछा जाता है कि कॉमा कॉकटेल में कौन कौन से पॉइजनिंग जो है वो मिक्स होती है। तो कॉमा कॉकटेल या फिर कॉमा कॉकटेल कहाँ पे यूज करते हैं आपने, तो कॉमा कॉकटेल यूज्ड इन व्हेन एनी एजेंट ऑफ पॉइजनिंग इज नॉट आइडेंटिफाइड, कि जिससे भी पॉइजनिंग हुई है अपने को नहीं पता है कि किस चीज की पॉइजनिंग हुई है, तब अपने कॉमा कॉकटेल का यूज कर सकते हैं। तो इसका ना डायरेक्ट ये कंटेंट पूछा जाता है कि कॉमा कॉकटेल में कौन कौन सी चीजें मिक्स रहती हैं। तो इसमें तीन चीज, ये भी ना किसी पेपर का ही क्वेश्चन है लेकिन काफी पुराना है ये। मतलब लाइक जब वो दिल्ली वाले पेपर हुआ करते थे ना 2014 या 15 का होएगा ये क्वेश्चन, जब ये दिल्ली का और ये अलग अलग पेपर होते थे जब एआईपी जेट नहीं होता था। तो कॉमा कॉकटेल जो है इसमें तीन चीजें रहती हैं, वन इज डेक्सट्रोरेज, सेकंड इज नालोक्सेन एंड थर्ड इज विटामिन बी 12। इसको भी एंटीडोट की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट इज कार्डियक पॉइजनिंग। कार्डियक पॉइजनिंग में बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वन तो इसका एक्टिव प्रिंसिपल रिलेटेड क्वेश्चन आता है एंड सेकंड इसका ये ओलिएंडर का क्वेश्चन आता है कि कौन सा वाला ज्यादा पॉइजनस होता है, येलो वाला या फिर व्हाइट वाला। तो फर्स्ट इज एकोनाइट का सिर्फ और सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि इसका एक्टिव प्रिंसिपल क्या है, एकोनिटीन। बाकी ज्यादातर जो सिम्टम है ना एकोनाइट के, अगर सिम्टम में जाए तो जो तुम्हें मटीरिया में अपनी देखने को मिलेंगे वही है ज्यादातर सिम्टम। नेक्स्ट इज ओलिएंडर। ओलिएंडर की दो फॉर्म्स अवेलेबल हैं, वन इज येलो एंड व्हाइट वाला ज्यादा पॉइजन होता है, ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज conversion have much more intensity than nux vomica poisoning death due to cardiac arrest। तो ओलिएंडर की जो, यहाँ पे ओलिएंडर आएगा, ओलिएंडर हैव मच मोर इंटेंसिटी देन नक्स वोमिका पॉइजनिंग। नक्स वोमिका पॉइजनिंग से कहीं ज्यादा इसकी इंटेंसिटी होती है एंड इसमें जो डेथ होती है, क्योंकि ये एक टाइप का कार्डियक पॉइजन है तो ये तो तुम्हें सोचना ही नहीं है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ होगी। इन तीनों में ही एकोनाइट, ओलिएंडर एंड डिजिटालिस, तीनों में ही कार्डियक पॉइजनिंग की वजह से डेथ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज डिजिटालिस। डिजिटालिस में भी इसका एक्टिव प्रिंसिपल का एक क्वेश्चन आता है, बाकी मतलब कार्डियक पॉइजनिंग है ये ध्यान रखना तुम्हें। तो कार्डियक अरेस्ट की वजह से डेथ होगी। वन इज डिजिटॉक्सिन, सेकंड इज डिजिटोनिन एंड डिजिऑक्सिन जो है वो इसके एक्टिव प्रिंसिपल हो सकते हैं। इसको होमिसाइडल पॉइजनिंग में भी यूज करा जाता है एंड एक्सीडेंटल पॉइजनिंग भी कई बार डिजिटालिस की हो जाती है। नेक्स्ट इज एस्फिक्सिएंट। एस्फिक्सिएंट में कौन कौन से, वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ना है अपने को, सेकंड CO2 पढ़ना है। इसका ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है चेरी रेड स्टेनिंग का एंड बर्न पार्टिकल्स का, ठीक है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग होगी वो ऑलवेज एक्सीडेंटल होगी, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी होमिसाइडल पॉइजनिंग नहीं हो सकती, सुसाइडल भी नहीं हो सकती, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर किसी पर्सन में पॉइजनिंग देखने को मिलती है तो वो हमेशा हमेशा एक्सीडेंटल केस ही होएगा। पोस्टमार्टम स्टेनिंग में अपने को चेरी रेड पोस्टमार्टम स्टेनिंग देखने को मिलेगी। पेशेंट की डेथ जो होती है ज्यादातर वो किसकी वजह से होती है, एनॉक्सिया की वजह से डेथ देखने को मिलती है। और वहां पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन देखने को मिलेगा, कैन बी फाउंड अप टू 5 days तक अपने को, क्योंकि ये अपनों ने वहां पे भी कंसेप्ट पढ़ा था ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है ऑक्सीजन उसके लिए, हीमोग्लोबिन के लिए। तो जितना भी हीमोग्लोबिन है वो सारा किससे बॉन्ड हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से हो जाता है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन है वो अपने को बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। जिसकी जो टेंडेंसी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की वो 200 टाइम्स ज्यादा होती है रेदर देन O2 एंड CO2, दोनों से इसकी मतलब जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन के लिए वो बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट इज बर्न पार्टिकल देखने को मिलेंगे अपने को पर्सन में। बर्न पार्टिकल कहाँ पे देखने को मिलेंगे, उसके रेस्पिरेटरी पैसेज में बर्न पार्टिकल या फिर एशेस जो है वो देखने को मिलेंगे, ये भी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज इरिटेंट्स में अगर देखें, इरिटेंट में कौन कौन से हैं, नॉन मेटल एंड मेटल पढ़ने अपने को। नॉन मेटल में फर्स्ट इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के भी ये दो क्वेश्चन है, वन इज गार्लिक ब्रेथ स्मेल, सेकेंड इज फॉसीजो। फॉस्फोरस की भी दो मतलब पहले व्हाइट फॉस्फोरस होता है, व्हाइट फॉस्फोरस अगर एयर के कांटेक्ट में आ रहा है तो वो येलो फॉस्फोरस में चेंज हो सकता है। जो पेशेंट में अपने को स्टेनिंग देखने को मिलेगी वो येलोइश स्टेनिंग होगी। पेशेंट का लिवर येलो हो जाता है, लिवर का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और वहां पे क्या देखने को मिलेगा, नेक्रोबायोसिस। नेक्रोबायोसिस का मतलब क्या है, नेक्रो मतलब डेथ हो जाना ना, मतलब वो हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। तो नेक्रोबायोसिस इज एक्यूट लिवर एट्रोफी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्यूट लिवर एट्रोफी या फिर नेक्रोबायोसिस के नाम से ही आता है।
नेक्रोबायोसिस अपने को कौन सी पॉइजनिंग में कौन सी पॉइजनिंग में देखने को मिलेगा? तो दैट इज सीन इन केसेस ऑफ फॉस्फोरस पॉइजनिंग। अभी तक आप लोगों ने किसी में भी नहीं पढ़ा था, वो स्पेसिफिकली इसमें ही देखने को मिलता है, लिवर इंजरी। ठीक है, तो येलोइश स्टेनिंग होगी। येलोइश स्टेनिंग है, इसका मतलब पूरी बॉडी येलो, येलो मतलब लिवर डैमेज। तो लिवर डैमेज हो रहा है तो उससे याद रख सकते हो तुम क्या होएगा, यहाँ पे नेक्रोबायोसिस होएगा। और म्यूकोसा भी येलो हो जाएगी। सेकेंड, फॉसी जॉ होएगा। नेक्स्ट इज डिक्रीज सेलुलर ऑक्सीडेशन, डिक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से मतलब बॉडी में भी नेक्रोसिस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। नेक्रोसिस डेवलप होने की वजह से जो अपने जॉ होते हैं एकदम, उसमें क्या हो जाएगा, एक तो वो इसकी फॉस्फोरस की वहां पे स्टेनिंग देखने को मिलेगी, फॉस्फोरस प्रेजेंट मिलेगा अपने को जॉ में, एंड लॉकिंग हो जाएगी जॉ की, जिसको बोलते हैं फॉसी जॉ ना। फॉसी जॉ का भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फॉसी जॉ कौन सी पॉइजनिंग में देखने को मिलता है? इन केसेस ऑफ फॉस्फोरस पॉइजनिंग। प्लस यहाँ पे कैसी स्मेल देखने को मिलेगी अपने को ब्रेस्ट में? गार्लिक ब्रेस्ट स्मेल देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज मेटल्स में से आर्सेनिक इंपॉर्टेंट है, आर्सेनिक का क्वेश्चन आता है। आर्सेनिक के भी दो क्वेश्चन आते हैं, ये एक तो कमर्शियली अवेलेबल आर्सेनिक कौन सी है एंड मोस्ट कॉमन इसकी अवेलेबल फॉर्म क्या है, ये दोनों ही क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो आर्सेनिक है वो क्या है? हैवी मेटल है। अलोन मतलब अगर ये अकेला आर्सेनिक अपनी बॉडी में जाता तो ये नॉन पॉइजनस है, क्योंकि इतना ज्यादा हैवी है कि बॉडी इसको डाइजेस्ट ही नहीं कर सकती, इसको पचा ही नहीं सकती, इसका किसी चीज पे रिएक्शन ही नहीं आएगा। जब रिएक्शन नहीं आएगा, जब इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होएगा, तो अपनी बॉडी पे कोई इफेक्ट भी नहीं आएगा। लेकिन अगर इसका कांटेक्ट होता है विद ऑक्सीजन एंड H2O, तब ये क्या हो जाती है? पॉइजनस फॉर्म में चेंज हो जाता है। इनसॉल्युबल है ये वाटर में। मोस्ट कॉमन अवेलेबल फॉर्म कौन सी है इसकी? AS2O3। ये इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन वही दिल्ली वाले पुराने पेपर में आया हुआ, 2016 या 2015 में आया होगा। तो मोस्ट कॉमन अवेलेबल फॉर्म कौन सी आर्सेनिक की? दैट इज AS2O3। इसको आर्सेनिक एसिड, व्हाइट आर्सेनिक या फिर आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड भी बोलते हैं, जो कि मोस्ट पॉइजनस सॉल्ट भी है आर्सेनिक का एंड मोस्ट कॉमन अवेलेबल सॉल्ट भी है आर्सेनिक का। नेक्स्ट, कमर्शियली कौन कौन सी जो आर्सेनिक है वो देखने को मिलती है? वन इज पेरिस ग्रीन, सेकेंड इज शील ग्रीन। इन दोनों का ना ये पूछा जाता है कंटेंट क्या है, कौन सी वाली आर्सेनिक होती है इसमें। तो पेरिस ग्रीन या फिर इसको इमेट्रियोल ग्रीन भी बोलते हैं, इसमें कौन सी फॉर्म होती है आर्सेनिक की? कॉपर एसिटो आर्सेनाइट फॉर्म जो है वो इसमें प्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है शील ग्रीन, जिसमें कौन सी फॉर्म प्रेजेंट रहती है? कॉपर आर्सेनेट। ठीक है, तो ये एक तो सीधा क्वेश्चन आता है कि पेरिस ग्रीन जो है वो किस पॉइजन की या फिर किस मेटल की ये अवेलेबल फॉर्म है, या फिर शील ग्रीन जो है वो किस मेटल की फॉर्म है। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि दोनों आर्सेनिक की फॉर्म है, सेकंड इनका क्या कंटेंट है स्पेसिफिक। नेक्स्ट, अगर आपने देखे आर्सेनिक की एक्यूट पॉइजनिंग भी हो सकती है एंड सब एक्यूट एंड क्रॉनिक, तीनों ही स्टेजेस देखने को मिलती है आर्सेनिक में। वन इज एक्यूट पॉइजनिंग। एक्यूट पॉइजनिंग मतलब विद इन जो इसका मतलब जो सिम्टम आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? विद इन लेस देन 7 डेज में आ रहे हैं। और इसमें सारे के सारे जो आर्सेनिक है गैस्ट्रोएंटेराइटिस वाले सिम्टम, मतलब 7 दिन में सिर्फ और सिर्फ ये GIT वाले सिम्टम्स ही अपने को दिखाएगी। सब एक्यूट मतलब जो सिम्टम विद इन 7 to 10 डेज आ रहे हैं, इसमें सब क्लिनिकल स्टेज में चली जाती है एक बार बॉडी। क्रॉनिक स्टेज आफ्टर 2 ईयर डेवलप होती है, इसमें GIT सिम्टम्स सब एब्सेंट होंगे। अगर आर्सेनिक की लॉन्ग टाइम से पॉइजनिंग हो रही है धीरे धीरे, तो पर्सन में अपने को कभी भी उसके GIT के सिम्टम्स नहीं देखने को मिलेंगे, फिर वो अपनी बॉडी के अदर जगह पे डिपॉजिट होने लग जाएगी आर्सेनिक। इसीलिए इसकी स्टेजेस आती हैं, किस तरीके से आती हैं? फर्स्ट स्टेज आती है न्यूट्रिशनल एंड गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस। ठीक है, जो अपने को एक्यूट पॉइजनिंग में भी देखने को मिल रही है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस का केस देखने को मिलता है, उसी तरीके से फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? सबसे पहले GIT पे इफेक्ट आता है। तो GIT पे इफेक्ट आ रहा है तो पेशेंट का एब्जॉर्प्शन कुछ सही से नहीं हो पाएगा। वैसे भी अगर उसमें तुम देखोगे आर्सेनिक में ना, तो आर्सेनिक का केसेस डायरिया उसमें इतना ज्यादा देखने को मिलता है, तो उसमें पर्सन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, कुछ भी एब्जॉर्प्शन नहीं होएगा तो न्यूट्रिशनल डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी। सेकेंड स्टेज देखने को मिलती है कैटराल स्टेज, जिसमें क्या होएंगे? जो डिस्चार्जेस होंगे पेशेंट के वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो जाएंगे। थर्ड स्टेज अपने को देखने को मिलती है आर्सेनिक की पॉइजनिंग में, दैट इज स्टेज ऑफ स्किन रैश, जिसमें देखने को मिलता है स्किन पे पिगमेंटेशन। ये इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है। रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन अपने को उसकी स्किन पे देखने को मिलेगा। रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन बेसिकली क्या होता है? कि अपने स्किन में जगह जगह पे पैची ब्राउन कलर के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, जिनको एज ए रेन ड्रॉप वो करा जाता है, रिप्रेजेंट करा जाता है। तो रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन केसेस ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग।
नेक्स्ट इज मीजलाइन। मीजलाइन का भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मीजलाइन कौन सी पॉइजनिंग में प्रेजेंट होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो मीजलाइन इज प्रेजेंट ऑन नेल्स। नेल्स पे ट्रांसवर्स लाइन, ये ट्रांसफर नहीं है, ट्रांसवर्स है, ठीक है। तो नेल्स पे अपने ट्रांसवर्स लाइन प्रेजेंट होती है, जिसको बोला जाता है मीज लाइन। तो मीज लाइन कहाँ पे है, कौन सी पॉइजनिंग में, आर्सेनिक में। रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन कौन सी पॉइजनिंग में, आर्सेनिक में। फोर्थ एंड लास्ट स्टेज जो है आर्सेनिक पॉइजनिंग की, दैट इज स्टेज ऑफ न्यूराइटिस, जिसमें क्या देखने को मिलेगा अपने को, मतलब नर्व्स वाले सिम्टम देखने को मिलेंगे, जहाँ पे नर्व का अफेक्शन होएगा। तो इसको क्रॉनिक न्यूराइटिस वाली जो स्टेज है इसकी, वो रिजेंबल करती है किससे, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म की स्टेज में। क्रॉनिक एल्कोहलिज्म की स्टेज में भी तुमने देखा होगा वो डेवलप हो जाती है, एनसेफेलोपैथी डेवलप हो जाती है, वहां पे भी ये न्यूराइटिस की स्टेज डेवलप हो जाती है। तो दोनों ही कंडीशन मतलब रिजेंबल करती हैं आर्सेनिक की क्रॉनिक पॉइजनिंग एंड क्रॉनिक एल्कोहलिज्म की पॉइजनिंग। नेक्स्ट इज okay. Next is arsenic can be found in hair with bulbs and long bones of body and nails। मतलब पॉइजनिंग के काफी टाइम बाद भी अगर तुम देखोगे, या फिर अगर पर्सन की डेथ भी हो जाती है, तो अगर उसके हेयर का एग्जामिनेशन करा जाए या फिर उसकी लॉन्ग बोन का या नेल्स का एग्जामिनेशन करा जाए, तो उसमें तुमको आर्सेनिक का डिपोजिशन जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट रहता है ये ध्यान रखना, कौन कौन सी लोकेशन में देखने को मिलता है आर्सेनिक आफ्टर डेथ भी, हेयर, long bones and nails। Next is mercury poisoning। नेक्स्ट इज मर्करी पॉइजनिंग। मर्करी भी नॉन, जो अगर अकेला होगा तो दैट इज नॉट पॉइजनस, बट जैसे ही ऑक्सीजन के टच में आता है, जब HgO फॉर्म इसकी बनती है, मर्क्यूरियस ऑक्साइड वाली फॉर्म बनती है, तब जाके ये पॉइजनस फॉर्म में चेंज होता है। तो फर्स्ट इसके भी एक्यूट एंड क्रॉनिक सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलेंगे, ये भी इसके डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक्यूट अगर स्टेज होगी तो वो कैसी स्टेज होती है, वो मिमिक करती है गैस्ट्रोएंटेराइटिस की स्टेज को, लेकिन वहां पे क्या रहेगी, डिसेंट्री जैसे सिम्टम, मतलब विद ब्लडी स्टूल भी रहेंगे। तो अगर मरकरी के उसके अपने मटीरियल वाले मरकरी के सिम्टम देखें तो वो भी सेम ही सिम्टम होते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस विद ब्लडी स्टूल अपने को देखने को मिलता है। तो एक्यूट स्टेज में इसके वही होगा। अगर क्रॉनिक स्टेज में चली जाती है मरकरी की पॉइजनिंग, तब क्या क्या तुम्हें फाइंडिंग देखने को मिलेंगी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों ही। वन इज हैटर शेक। हैटर शेक का मतलब क्या है, पर्सन में अपने को इंटेंशनल ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज बर्टोनियन लाइन। बर्टोनियन लाइन कहाँ पे आती है, गम्स और टिप का जहाँ पे जंक्शन पॉइंट होता है, वहां पे एक ब्लूइश पर्पल कलर की लाइन बन जाती है, जिसको बर्टोनियन लाइन बोलते हैं। और ये लेड पॉइजनिंग में भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास ऑप्शन में दोनों अवेलेबल है, मर्करी भी लेड भी, तो ज्यादा करेक्ट इसका आंसर लेड पॉइजनिंग होएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी इसका क्वेश्चन, क्योंकि कई बार ऑप्शन में होता है मरकरी भी प्रेजेंट रहेगा तुम्हारे पास में एंड प्लम्बम भी प्रेजेंट रहेगा। तो ज्यादा बर्टोनियन लाइन जो स्पेसिफिक है दोनों में ही देखने को मिलती है, लेकिन मोर स्पेसिफिक किसके लिए, प्लम्बम के लिए। तो हमेशा लेड ही आंसर लगाना, अगर ऐसा आता है, अगर बोथ का ऑप्शन है तो बोथ जाएगा। तो मरकरी में क्या क्या, हेटर शेक हो गया, बर्टोनियन लाइन हो गई, नेफ्राइटिस देखने को मिलता है, प्लस रेड वेलवेटी अपीयरेंस ऑफ स्टमक, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो स्टमक की अपीयरेंस होती है वो कैसी हो जाती है, रेड वेलवेटी। लेदर लाइक स्टमक इसमें था, याद हुआ। चलो इसको कल की क्लास से पहले याद कर लेना, तो कल मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगी दोबारा, मतलब क्वेश्चन आंसर कर लेंगे अपने। हाँ काबुल कर। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन क्रॉनिक पॉइजनिंग इन डायलिसिस इज क्रॉनिक एल्मोनिया। ये भी क्वेश्चन आता है, जैसे रीनल वाले जो पेशेंट होते हैं ना, उनको डायलिसिस करवाया जाता है। तो ऐसे पेशेंट जिनका बार बार रीनल डायलिसिस हो रहा है, जिनका बार बार जो ब्लड का प्योरिफिकेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से भी कई पर्सन में पॉइजनिंग डेवलप हो जाती है, कि जिनके बहुत फ्रिक्वेंट डायलिसिस की चल रही है। तो फ्रिक्वेंट डायलिसिस की वजह से कौन सी पॉइजनिंग जो है मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है, दैट इज क्रॉनिक एल्यूमिनियम पॉइजनिंग। एल्यूमिनियम की पॉइजनिंग हो सकती है ड्यू टू रिकरेंट डायलिसिस। नेक्स्ट मरकरी से रिलेटेड तीन और चीजें हैं। मरकरी में अपने को ये देखने को मिलेगा मर्क्यूरियल लेंटस। मर्क्यूरियल लेंटस का मतलब क्या है, कि पर्सन के जो कैप्सूल लेंस है, लेंस के अराउंड क्या हो जाता है, डिस्कलरेशन हो जाता है।
तो जिसको क्या बोला जाता है, मर्क्यूरियल लेंटस, डिसकलरेशन ऑफ कैप्सूल ऑफ लेंस बिकॉज ऑफ मर्करी डिपोजिशन की वजह से। नेक्स्ट डिस्टर्बेंस पेशेंट में देखने को मिलेगी।